यूनिट 1 लगभग हम लोग का पूरा हो गया है। कुछ टॉपिक छूटे हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे एंड आफ्टर दैट we will go to the next unit. So today we will hopefully we will complete this unit. So if you remember, we have discussed free electron theory. We started with free electron theory, फिर this Croning-Penny model, energy band in solid, then types of electronic material, metal, semiconductor, insulator. Then we talked about EK diagram. Then we went to density of state, energy band diagram, direct indirect band gap semiconductors. So we have almost discussed everything in this unit, and all these names are also came somewhere: effective mass, phonon, occupation probability, formidable. All these things we have covered in some sense, but like I told कि हम लोग इफेक्टिव मास, फोनान, इसको थोड़ा सा आज देखेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट यूनिट 1 एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन मोर देन 12 लेक्चर्स। सो इसको 10 लेक्चर में खत्म करना था। तो वी शुरू में जैसे एक दो क्लास इंट्रोडक्शन में जाता है, सो इट इज ओके। Then we will eventually cover it, and whenever we need, we take some extra classes for that. तो last class में हम लोगों ने density of state का derivation ये सब discuss किया था, and today we are going to talk about कि फोनान होता क्या है। तो सबसे पहले फोनान हम लोग के डिस्कशन में आया था जब हम लोग ईके डायग्राम का बात किए और फिर डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का बात किए। इफ यू रिमेम्बर, I can go to that slide where we are talking about direct band gap, indirect band gap semiconductor। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये फोनान आया था। तो मैंने बताया कि हम लोग का जो ये इधर एनर्जी होता है, इधर मोमेंटम होता है, और जो मोमेंटम मिसमैच को पूरा करने के लिए फोनान के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है। बट फोनान क्या होता है ये तब हम लोग नहीं समझ रहे थे। फोटान हम लोग जानते हैं। फोटान क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या जो लाइट है उसका एनर्जी क्वांटा है। ऐसे फोनान क्या है, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट टुडे। सो ये थोड़ा सा इसी पर्सपेक्टिव से मटेरियल है जिसमें हम लोग समझ पाए बहुत इजी लैंग्वेज में, ज्यादा फिजिक्स, डीप फिजिक्स में हम लोग नहीं जा रहे। तो फॉर द इंजीनियर्स who design cell phones, solar panel, and computer chips, it is increasingly important to be able to control the way heat moves through the crystalline material, such as silicon, that these devices are based on. In computer and cell phone chips, for example, one of the key limitations to increasing speed and memory is the need to dissipate the heat generated by the chips. So, ये कह रहे हैं कि हम लोग जब जो भी इंजीनियर्स हैं, खासकर जैसे हम लोग जिस तरह की क्लास की बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई मटेरियल, कोई भी डिवाइसेस होता है तो उसमें हीट कैसे मूव करता है, हीट कैसे कुछ जैसे कुछ हीट हो जाता है डिवाइस, तो उसका स्पीड और मेमोरी, लॉट ऑफ थिंग्स मैटर ऑन दैट। तो हीट का जो मूवमेंट है वो हमारे लिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ हीट स्प्रेड्स थ्रू ए मटेरियल, कि मतलब जब हम कुछ मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसमें हीट कैसे मूव करता है, कंसीडरिंग दैट हीट एज वेल एज साउंड। साउंड और हीट का कुछ रिलेशन है, लेकिन अभी हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इज एक्चुअली द मोशन आर वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेसिकली जो मटेरियल होता है उसमें जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो मोशन होता है उसके थ्रू ही वो हीट मूव करता है। तो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आर करस्पॉन्डिंग टू साउंड व्हाइल हायर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू हीट। At each frequency, quantum mechanics principle dictate that the vibrational energy must be multiple of basic amount of energy, called a quantum, and this is proportional to the frequency. Physicists call it this energy level, basic level of energy, phonon.
So in a sense, phonon is just a fancy word for particle of heat. तो जैसे हम लोग बोले लाइट कैसे बना होता है, बोले कि छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बना होता है, वो एनर्जी पैकेट को हम लोग बोलते हैं फोटॉन। ऐसे ही ये समझ लो कि जो हीट है उसका जो एनर्जी क्वांटा है उसको हम लोग फिजिक्स में फोनान कहते हैं। तो ये बहुत आसान शब्दों में इसको समझाने का कोशिश किया गया है इसमें, कि जो फोनान है बेसिकली वो भी एनर्जी का पैकेट है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू हीट। हीट का जो एनर्जी का क्वांटा है उसको फोनान कहते हैं। Then now in next slide we just try to see what is difference between phonons and photon and what is the definition of that. So you see, we know photons. Photons are quantized normal modes of electromagnetic wave. Electromagnetic wave मतलब जो हम लोग लाइट देखते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में जो लाइट है वो हमको अपनी आंखों से दिखती है। जो मैंने कई बार पहले भी बोला है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे फॉर that range of electromagnetic waves our eyes are sensitive and we see that. इसके अलावा जो है वो हम लोग नहीं देखते, जैसे एक्सरे है, इंफ्रारेड है, गामा रेज है, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, लेकिन वो हमारी आंखें हम लोग उसको ऑप्टिकल रेंज में नहीं कहते हैं, बट दे आर their nature is same, energy is different, frequency is different, wavelength is different. So the energy and momenta of photons are quantized. फोटॉन का एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता है। एच न्यू मतलब न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, अगर हम उसको लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। एंड मोमेंटम इज गिवन बाई P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। एंड ये बोले कि विजिबल लेंथ का जो विजिबल रेंज होता है उसका अगर फोटॉन है तो उसका वेवलेंथ कुछ ऐसे होता है, एंड देयर कुड बी मेनी अदर थिंग्स। सिमिलरली, क्योंकि हम लोग फोटॉन जानते हैं इसलिए हमने फोटॉन का बात पहले की है। नाउ कम टू फोनॉन। फोनॉन क्या है? दे आर क्वांटाइज्ड नॉर्मल मोड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। तो जो लैटिस क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल का लैटिस होता है, लैटिस में एटम्स मॉलिक्यूल बैठे होते हैं, और हमने बोला कि हीट कैसे मूव करता है, कि एटम मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसी के थ्रू हीट मूव करता है। तो उसी का जो क्वांटा है, अब ये एक्चुअली ये क्वांटा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग इसको ऐसे समझ दें कि क्वांटाइज्ड नॉर्मल मोड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज नोन एज फोनॉन। Quantized normal mode of electromagnetic wave is known as photon. This is only difference. So the energy and momenta of phonons are quantized. This is the formula for energy. E is equal to hv upon lambda, V is the velocity. And P, photon, this is phonon. Phonon ka momentum h by lambda. Lambda is the de Broglie wavelength here. And this wavelength is given by ऑफ दिस ऑर्डर, कुछ ऐसे ऑर्डर का होता है। तो ये बेसिकली फोनान क्या होता है उसका तुमको आइडिया हो, मतलब मैंने सबसे सिंपलेस्ट तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड इट, व्हाई वी आर कंसर्न अबाउट इट, एंड देन हाउ दिस इज विथ टेक्निकलिटी के साथ पूरा तरह समझाया गया है कि बट later on you see this is just जैसे फोटॉन एनर्जी क्वांटा होता है ऐसे फोनॉन एनर्जी क्वांटा होता है। शॉर्ट में बोले कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए होता है, ये लैटिस वाइब्रेशन के लिए होता है। दैट इज ओनली द डिफरेंस, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर इज क्वांटाइजेशन, मतलब कुछ कंडीशंस है उसी को फॉलो करना होता है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज नहीं होते हैं उसके। तो यही हम लोग को समझना है फोनॉन के बारे में। So this much information about phonon is okay at this stage, and later on when we need it we will go into more details. तो ये हम लोगों ने समझा कि फोनान क्या होते हैं। फोनान बेसिकली एनर्जी क्वांटा है लैटिस वाइब्रेशन का। अगर हम लोग एक दो तीन शब्दों में कहना चाहें तो फोनान इज एनर्जी क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। बट यू कैन रीड थ्रू इट, देन यू विल अंडरस्टैंड why it is important and how we can connect with our
अंडरस्टैंडिंग, जो हम जानते हैं उसमें से उसको कैसे समझें। बट ऑल दिस थिंग्स आर कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स में जैसे हमने बोला कि एक फेज है जहां से क्लासिकल फिजिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स की तरफ चेंज होता है। तो जैसे आइंस्टीन ने बोला फिर से कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है और उन्होंने उसको फोटॉन दिया, तो वहां से क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स का डोमेन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही फिजिक्स में एक तरीका है जब हम क्लासिकल तरीके से समझते हैं, एक है जब क्वांटम समझते हैं। जैसे हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा, तो वहां पे देखो एक क्लासिकल वर्जन, एक क्वांटम वर्जन है। सो दिस थिंग्स इज देयर इन फिजिक्स बिकॉज फिजिक्स में ऐसे टाइम के साथ चीजें इवॉल्व की। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोनॉन। फोनॉन इज एनर्जी क्वांटा फ्लैटिस वाइब्रेशन इन शॉर्ट। देन दूसरा चीज हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, एक जब डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला डेरिवेशन की बात कर रहे थे, एट दैट टाइम देयर वाज अ टर्म नोन एज इफेक्टिव मास। तो वहां पर मैंने तुम लोगों को ऐसे समझाया कि इफेक्टिव मास बेसिकली जैसे कि ऐसे सोचे कि हमने, हमारे पास कोई पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर के टुकड़े का कुछ वजन है, हम उसको लेके हाथ में खड़े हैं। देन यू टेक इट इनटू, पानी में घुस जाओ, तालाब में घुस जाओ, कहीं पानी है या बाल्टी में पानी रखा है, उसमें उसको लेके पत्थर के साथ हाथ डुबाओ, तो तुमको लगेगा पत्थर हल्का हो गया। तो वहां का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, बट यू सी द फील्ड इज डिफरेंट। बट मास, पत्थर का मास तो चेंज नहीं हुआ, बट वो इफेक्टिवली कुछ कम लग रहा है। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट इफेक्टिव मास का इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे लाया गया। तो मैं ये तो एक क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, बट फिजिक्स इज डिफरेंट फॉर बोथ हम देयर। बट यहाँ पे इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट यहीं से कुछ आता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे कि ऐसा लाने का क्यों जरूरत पड़ा। बेसिकली है क्या कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, जैसे छोटा भी तुम डेरिवेशन देखो, क्वांटम मैकेनिकली डेरिवेशंस आर बिट कॉम्प्लिकेटेड। क्लासिकली थोड़ा सा इजी है, थोड़ा समझना भी इजी है। तो कई बार हम लोग ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं फिजिक्स में कि क्लासिकल थ्योरी काम कर जाता है। तो यहाँ पे भी वही वही कुछ वैसे ही कुछ बात हो रहा है कि जो उसका फील्ड है इलेक्ट्रॉन का, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव्स इन पीरियोडिक पोटेंशियल, इट इज नॉट एन फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करते हैं और मास को थोड़ा बोल देते हैं कि ये जो पोटेंशियल की वजह से इसके उसमें डिफरेंस आया है, उसको हम मास में एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है, इट इज नॉट एन true thing, but that approximation helps in solving problem many time। फिजिक्स में ऐसे बहुत बार बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। So let us read it. What is effective mass? What is the concept of it, and how it comes, and how we can get an expression for that. So a particle's effective mass, generally हम लोग इसको m स्टार से डिनोट करते हैं, is the mass that it seems to have when responding to forces, or the mass that it seems to have when interacting with other identical particles in thermal distribution। तो ये कह रहा है कि इफेक्टिव मास वो होता है, एक तो है कि कुछ मास है, और मास मतलब जैसे न्यूटन का फॉर्मूला तुमको याद है, F इज इक्वल टू एम ए इज द एक्सेलरेशन, F इज द फोर्स, m इज द मास। So if we are there could be mass m, then you can calculate it like that। Other way could be that if you don't know the mass, then you can see how it is responding to force। फोर्स जब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे हम मास को कैलकुलेट करें। तो ये बोले इफेक्टिव मास मतलब वही होता है जो फोर्स को रिस्पॉन्ड करता है। So one of the results from the band theory of solid is that the movement of particle in periodic potential over long distances larger than the lattice spacing can be very different from the motion in the vacuum। तो ये कह रहे हैं कि बैंड थ्योरी, जो सॉलिड का बैंड थ्योरी है, उसके हिसाब से हम ऐसे समझते हैं कि जो पार्टिकल्स पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स,
those who are moving in periodic potential। तो ये कह रहे हैं कि जब लॉन्ग डिस्टेंसेस में इनका मूवमेंट होता है तो इनका मोशन इज नॉट सेम एज कि इफ कोई पोटेंशियल ना हो। वैक्यूम मतलब देयर इज नो पोटेंशियल, सो देयर मोशन कुड बी डिफरेंट। जब पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करेगा तो देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, एंड व्हेन इट इज इन वैक्यूम इट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। मतलब फोर्स उस पे कैसे लग रहा है उसका मोशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। So the effective mass is the quantity that is used to simplify band structure by modeling behavior of free particle with that mass। तो इन्होंने क्या कहा कि हम ऐसे मान लें कि जब पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उस मोशन मतलब फोर्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम उसको एक मास दे दें और उस मास से हम ये बोलें कि ये फ्री पार्टिकल बिहेवियर को जो मॉडलिंग करें हम फ्री पार्टिकल की तरह और उसका मास को बोलें कि ये इसका इफेक्टिव मास है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं इट इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, but it is when it moves with in vacuum then it responds to that way, but when it is in periodic potential its response is different। तो मास चेंज नहीं होता है लेकिन वो इफेक्टिव मास को ऐसे मॉडलिंग कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री है और इसका मास इतना हो गया। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास। जैसे मैंने बोला कि कोई पत्थर के टुकड़े को अगर हम पानी में लेके जाते हैं तो उसका मास कुछ डिफरेंट लगता है या उसका वेट कुछ कम लगता है। तो बेसिकली उसका वेट कम नहीं होता है, उसका मास कुछ कम नहीं होता है, लेकिन वो हमको क्योंकि वहां पे जो फोर्स का नेचर है वो डिफरेंट हो गया। एक दूसरा फोर्स नीचे से काम कर रहा है, बायंसी फोर्स, उसकी वजह से वो कम लग रहा है। तो वो फोर्स की वजह से हमको ऐसे लग रहा है, उसको हम लोग इफेक्टिव ऐसे मान लें कि जो पत्थर है वो हमारे पास ही है, बाहर ही है और उसका मास इतना हो गया। ऐसा करके भी हम लोग उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव मास का। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट इन मोर डिटेल दैट यहाँ पे फिर से इसको थोड़ा समझाया है। जो चीज हमने ऊपर बात किया इसको हम लोग यहाँ फिर से थोड़ा समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज वेल डिफाइंड मास एंड इट ओबे न्यूटोनियन मैकेनिक्स व्हेन एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है क्लासिकल थ्योरी टाइप का बात कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, हमको पता है, तो अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के फोर्स लगाएंगे तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से उसको एक्ट करना चाहिए। या फिजिकल टू क्यू ई होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई लगाएंगे, चार्ज क्यू है, तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। एंड इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता है, तो वी कैन थिंक इट विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्वांटम मैकेनिकल डिस्कशन। नाउ इन द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड क्रिस्टल, मतलब जब सेमीकंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं, in initial state K when it is not free to move, जब इस पे कुछ फोर्स काम कर रहा है। The question arises as to what the mass of electron inside crystal is under accelerated motion and what is the effect of electric field. So now they are saying if electron is inside crystal and it is not free to move, matlab there is an potential, periodic potential acting on it, then what will be the mass of electron inside crystal under accelerated motion and what will be the effect of electric field? क्या होगा ये हमको अभी पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये बोल रहे हैं it is found the mass of electron inside crystal appears in general different from free electron mass and this is usually referred as effective mass। तो वो फोर्स के रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर हम मास का बात करें तो ये मास जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन मास से अलग होता है, इसी मास को हम लोग इफेक्टिव मास कहते हैं। सो इन दिस स्लाइड हम लोग ये समझना चाह रहे हैं इफेक्टिव मास का कंसेप्ट क्या है। इफेक्टिव मास बेसिकली फोर्स के साथ कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है पार्टिकल, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल में जब मूव कर रहा होता है तो उसका मास एक्चुअल मास से अलग हम लोग सोच सकते हैं
और जो अलग सोचते हैं वही इफेक्टिव मास होता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास। देन लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर इट फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पे देखो समझाया गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वैक्यूम, जब कोई भी काम वहां पे नहीं, कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वैक्यूम में है, तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मास इज गिवन बाय दिस। तो ये मास हम लोग को पता है, तो दिस इज द मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ पे kg लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा है, जस्ट हम लोग उसको समझ ले रहे हैं। एंड जब वो क्रिस्टल में है इलेक्ट्रॉन, तो क्या उसका मतलब होगा, तब कितना मास होगा ये हमको नहीं पता है। तब अगर हम जो मास निकालेंगे उसी को हम इफेक्टिव मास कहते हैं। So now you understand what is the concept of effective mass. So let us read this also. यही सेम चीज को फिर से समझा रहा है। So the same magnitude of electric field applied to the both electrons in the vacuum and inside the crystal. The electron will accelerate at different rate from each other due to the existence of different potentials inside crystal. अगर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे लगाएं, एक इलेक्ट्रॉन जो वैक्यूम में है, एक इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल में है, तो उनका रिस्पॉन्स दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि जो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उस पे पहले से एक पीरियोडिक पोटेंशियल भी काम कर रहा है। So the electron inside the crystal has to try to make its own way. So the electron inside the crystal will have a different mass than that of electron in vacuum, and this altered mass is called effective mass. So I hope you have an good understanding कि effective mass का concept है क्या। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। What is an expression for? सर हाँ बोलो विवेक। सर वो एक बार थोड़ा सा फिर से बता दीजिएगा सर। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। इफेक्टिव मास का कंसेप्ट क्या है इन जनरल, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर कुछ हम, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, उसका कुछ मास है, अगर उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो वहां से उसका कुछ आया की मास है। अभी कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो वैक्यूम में है, मतलब जहां पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। कोई इलेक्ट्रॉन है जो क्रिस्टल के अंदर है, जैसे हम लोगों ने पहले क्रोनिग पेनी मॉडल, बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पढ़ा है, तो हमने ये देखा कि क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिक पोटेंशियल महसूस करता है, तो वो ऑलरेडी पीरियोडिक पोटेंशियल फील कर रहा है, एंड देयर व्हेन यू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल के अंदर है वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट लाए कि जैसे F इक्वल टू ma न्यूटन्स लॉ है, वहां से अगर हमको मास कैलकुलेट करना हो तो हम ये देख सकते हैं कि फोर्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है पार्टिकल। So according to its response to an external electric field, external force, we can see that there is the electron inside crystal is responding differently. तो इसका मास डिफरेंट है, और जो ये डिफरेंट मास की बात कर रहे हैं उसी को हम लोग इफेक्टिव मास कहते हैं। यही कंसेप्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये इफेक्टिव मास का कंसेप्ट क्या है। इफेक्टिव मास यही है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर है तो उसका बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होगा, और वो इसकी वजह से डिफरेंट होगा क्योंकि अंदर कुछ उस पे पहले से कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं। इट इज फीलिंग एन डिफरेंट पोटेंशियल इनसाइड द क्रिस्टल, so because about that difference we are saying that it has a different mass, and that different mass is known as effective mass. Okay, now we are trying to find out what is the expression for that effective mass and on what things it depend on. So particles of electron and holes, particle मतलब जो electrons and hole, particles नहीं लिखना चाहिए इसको, electrons and holes we have as a wave under certain condition. So one has to consider de Broglie wavelength to link the particle behavior with wave behavior. Particles such as electrons and waves can be diffracted from the crystal that it accelerates. ये कुछ information दिया,
और बेसिकली ये फॉर्मुलेशन है एनर्जी और मोमेंटम का जो ई का रिलेशन है, ये यहाँ पे आया डी ई बाई डी के इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर के बाई एम। एक बार डिफरेंशिएट करने से, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें तो के रेस्पेक्ट में इसको, तो डी टू ई बाई डी के टू इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर बाई एम। So m is this m is effective mass. So we can put it here. m star is equal to, इसको m star लिखना चाहिए क्योंकि effective mass है। m star is equal to h bar square by d2e by d2k। ये इसका फॉर्मूला है इफेक्टिव मास का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द क्रिस्टल। तो इसका मतलब किस पे, h क्या, ये तो एक कांस्टेंट है, बट दिस इज द फैक्टर व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो यू सी m star is determined by the curvature of ek curve. Ek curve d2a by dk2, it gives by the curvature, and m star is inversely proportional to the curvature. Is it inversely proportional to this factor? So this much information is good for effective mass. And then you see अगर इसका curvature नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उस वजह से हम लोग इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव मास तो कुछ हम लोग कह नहीं सकते। तो वही जब होल है, होल इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, होल इज द वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है कि प्लस से हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिवली चार्ज, और होल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन के रिप्लेस होने से। तो जो ये फॉर्मूला है, इसमें जब ये कभी नेगेटिव आया तो मास नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मास को तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दिस वाज एन बिग प्रॉब्लम इन फिजिक्स कि नेगेटिव मास का मतलब क्या है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहीं पे इस चीज को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आगे का बात है, तुम लोग के लेवल से थोड़ा सा आगे है, बट फिर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पता है। दिस इज द कर्वेचर। ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट दिस कुड बी नेगेटिव। कर्वेचर नेगेटिव हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो उसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि द साइन ऑफ इफेक्टिव मास इज डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय द साइन ऑफ कर्वेचर ऑफ ईके कर्व। अगर ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड द कर्वेचर ऑफ, ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव मास। ठीक है, हम लोगों ने देखा ये फॉर्मूला है। अब ये जो फैक्टर है d2e by dk2, ये फैक्टर बेसिकली कर्वेचर है, ई के कर्व का कर्वेचर। तो अगर ये फैक्टर नेगेटिव हो जाए, मतलब इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव, सी दिस इज द कर्वेचर, ये है, तो इसका कर्व, कोई कर्व है उसका कुछ मतलब दिस फैक्टर कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस वैल्यू कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये नेगेटिव अगर हो गया तो इफेक्टिव मास नेगेटिव। अब किसी का मास नेगेटिव है, ये थोड़ा सा अजीब सा बात है। किसी को बोले किसी का मास 0 है, किसी का मास कुछ है, तो नेगेटिव मास इज नॉट, कैनॉट बी एक्सप्लेन इन रियलिटी। तो ये इसको कैसे समझा जाए, ये मतलब फिजिक्स में एक बड़ा प्रॉब्लम था। जब इफेक्टिव मास का कंसेप्ट आया, उसके साथ ये नेगेटिव मास जब आने लगा, तो नेगेटिव मास कैसे एक्सप्लेन करें, दिस वाज अ प्रॉब्लम। और सो दिस फैक्टर, यही चीज यहाँ पे लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे तो इसको समझ देंगे कि द साइन ऑफ इफेक्टिव मास इज डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय द साइन ऑफ कर्वेचर ऑफ ईके कर्व इन दिस फैक्टर। इसका साइन क्या होगा, उसी से इसका साइन आएगा। And the curvature of graph at minimum point is positive quantity, and the curvature of graph at maximum point is a negative quantity. तो ऐसा कर्वेचर का वैल्यू बोलते हैं कि जो मिनिमम पॉइंट है वहां पे पॉजिटिव आ रहा है और जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब कैसे एक्सप्लेन करें, so it says particles, basically electrons sitting near the minimum have a positive effective mass, and particles means holes sitting near the valence band maximum have negative effective mass. So the negative effective mass implies that particle will go the wrong way when the external force is applied. So negative effective mass का मतलब ये नहीं है कि इसका मास नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि it will go to the other side if you apply an effective external force. क्योंकि हम लोग इफेक्टिव मास का कंसेप्ट ही फोर्स से ला रहे हैं, इस वजह से ये नेगेटिव को ऐसे हमको समझना है, क्योंकि वहां पे एक पीरियोडिक पोटेंशियल काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर भी होल पर भी।
तो पीरियोडिक पोटेंशियल का एक अपना इफेक्ट है। तो व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स इन अदर वे, इट मींस दिस इज नेगेटिव इफेक्टिव मास को हम लोग ऐसे समझेंगे। हालांकि ये हम लोग को सिलेबस में डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, हम लोग के लिए इतना काफी है कि इफेक्टिव मास क्या होता है इसको समझें। सो हो गया। तो मास तो निगेटिव नहीं हो सकता रियल में। कोई भी ऐसी चीज तुमने अभी तक देखी है जिसका मास निगेटिव हो? तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो कोई भी थ्योरी में अगर कुछ ऐसा आता है जो थ्योरी रियल चीज को एक्सप्लेन नहीं करता, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट, अदरवाइज थ्योरी फेल हो जाएगा। तो जो इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, फिर जब ये नेगेटिव वैल्यू वहां पे आने लगा, तो उनको पूछे भाई कैसे एक्सप्लेन होगा ये? तो उसका एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि निगेटिव इफेक्टिव मास का मतलब कि जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली जो फ्री पार्टिकल है वो जिधर मूव करता है, जिसका निगेटिव इफेक्टिव मास होगा वो उसके उल्टा मूव करेगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस पर पहले से पीरियोडिक पोटेंशियल काम कर रहा है क्रिस्टल के अंदर, और देयर इज एन डिफरेंट इफेक्ट। एक्चुअली उसका मास चेंज नहीं हुआ है। इफेक्टिव मास का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए किया है। और इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ स्टेट डेरिवेशन किया था, वहां पे पहली बार इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट आया था। तो वो कॉन्सेप्ट का जरूरत। हेलो, हाँ आलोक कुछ बोल रहे थे तुम? सर जी सर एच बार की क्या वैल्यू होती है? एच बार की वैल्यू क्या होती है? ये एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट एच होता है। एच का वैल्यू होता है एच बार मतलब एच अपॉन 2 पाई। उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो एच बार का वैल्यू आएगा। और ये कांस्टेंट का कोई वैल्यू तुमको याद करने का जरूरत नहीं है। इट शुड बी गिवन व्हेन एवर कोई भी तुमसे कोई एग्जाम में कोई पूछता है तो कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है उसका वैल्यू दिया रहता है, ऐसे एच का वैल्यू दिया रहता है। तो सर इसकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 into 10 की पावर -34 होती है। -34 जूल सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो जो एच का वैल्यू होता है, एच बार जब हम लोग लिखते, जैसे यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल किया तो वहां पे एच बार इज इक्वल टू 1.054 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। तो जो 6.6 जो तुमको 6 पॉइंट वैल्यू बोल रहे हो, उसको जब हम Yes, sir. 2 पाई से डिवाइड करेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे 1 जैसे बचेगा। बट यू Yes, शुड sir. नॉट बी वरीड अबाउट इट। ऑल कांस्टेंट शुड बी गिवन। हम लोग का जो दिमाग है इसको मेमोरी बॉक्स की तरह यूज नहीं करना है। हमको इसको समझने के लिए यूज करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू दी रहेगी। अगर नहीं दी है, कभी कभी मान लो कोई तुमसे न्यूमेरिकल पूछता है और वो कांस्टेंट का वैल्यू नहीं देता है, सो इफ यू डोंट रिमेम्बर यू कैन पुट दैट कांस्टेंट एज इट इज, और कांस्टेंट का वैल्यू दिया जाना चाहिए। जैसे तुम कभी भी देखो कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आईआईटी का या कोई भी देखोगे तो पेपर में पहले जो जरूरी कांस्टेंट उनकी वैल्यू दी रहती है। और दूसरा चीज, तुमको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में सारे ऐसे कांस्टेंट का वैल्यू उसको उसमें पहले से फीड रहता है। तो यू कैन if when you know how to use it, you will be able to know how to get these values, h bar, h कैपिटल G, जो भी जितने फिजिक्स के कांस्टेंट हैं बहुत सारे, वो कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है। न्यूमेरिकल में बस इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि जब हम चीजों को रखें तो उनको एक यूनिट में रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि मास को ग्राम में रख दिया और इस एनर्जी को जूल में रख दिया, लेंथ को एंगस्ट्रॉम में रख दिया, ऐसे नहीं होगा। तो जैसे हम लोग जब इफ यू रिमेम्बर कि हम लोग 11th-12th में जब पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर यही होता है जिसमें डायमेंशन सिखाया जाता है और डिफरेंट MKS CGS ये सब पद्धतियां सिखाई जाती हैं। सो द रीजन बिहाइंड इट दैट कि वी शुड बी फॉलोइंग एन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो अभी हम लोग का वैल्यू सही आएगा। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में इसको एंगस्ट्रॉम में ही रख देंगे, मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो जूल में थोड़ी एनर्जी आएगा, है ना। ये चीज को हमको ध्यान रखना है जब भी न्यूमेरिकल करे। बाकी न्यूमेरिकल से डरने का जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स सारे न्यूमेरिकल जो भी हम लोग पूछेंगे करेंगे वो हमारे
फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड होंगे। जैसे एक देखो एक सवाल था, इफ यू रिमेम्बर, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो अब ये फार्मूला है, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक। अब इफ यू रिमेम्बर द फार्मूला, ये फार्मूला है यहाँ पे, ये फार्मूला है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट मतलब ये, बाकी सब कुछ तो देखो फिक्स ही है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट यहां से आएगा। जो एन है, एन इज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल का बात करता है। एन का वैल्यू जो मिनिमम होगा वो ग्राउंड स्टेट होगा, उसके आगे जो होगा वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। तो एन का वैल्यू 1 है मतलब ग्राउंड स्टेट, एन का वैल्यू 2 है मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे 2 रखेंगे और ग्राउंड स्टेट में इसमें 1 रखेंगे, और उसका रेशियो जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये तो 4 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 4/1 मतलब 4। तो जो सवाल था, ये सवाल, इफ आई एम गोइंग टू दैट स्लाइड, ये सवाल है जैसे, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय ग्राउंड स्टेट, तो दिस विल बी 4। ये आंसर सही हो गया। तो ये एक तरह का क्या है, ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ऐसे मल्टीपल चॉइस में दिया है, आंसर दिया है, इसी में तुमको देख के फार्मूला, इफ यू नो द फार्मूला। तो आज हम लोगों ने, अगर हम लोग समराइज करें, टाइम हो गया हम लोग का, इफेक्टिव मास और फोनान ये पढ़ा, और यूनिट 1 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस बार जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके कर लेंगे,